गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये फोर्थ मेरा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको एनालिटिक फंक्शंस के पहले जितनी भी चीज़ें की जानकारी चाहिए थी वो बताई थी। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जो डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता के लिए होता है। अब एग्जांपल क्या है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड एन वेयर एन इज़ ए इंटीजर इज़ एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। मतलब हमें क्या करना है? प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, जहाँ पर एन एक पूर्णांक है, सर्वत्र मतलब सब जगह अवकलनीय है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन है बाय डेफिनेशन, परिभाषा से। क्या थी परिभाषा डिफरेंशिएबिलिटी की? एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये आप 12th क्लास में अवकल के लिए भी पढ़ते हैं। विच इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड यहाँ दिया हुआ है, उसको यहाँ रख देते हैं। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो जेड प्लस डेल्टा जेड होल रेज टू एन माइनस जेड की पावर एन अपॉन डेल्टा जेड। अब इसको हम खोलेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सीमा है डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो, ये अगर इसका आंसर आ जाता है मतलब ये सीमा विद्यमान है, और डेल्टा जेड शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये चाहे किसी भी मार्ग से अग्रसर हो, मैंने पिछली बार आपको बताया था, तो हमारे पास एफ डैश जेड का अस्तित्व होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हम खोल सकते हैं, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी है, जो एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स के लिए भी और रियल के लिए भी, दोनों के लिए सही होती है। तो इसके लिए इसको खोलेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो। अब इसको खोलिए ए प्लस बी की पावर एन के रूप में। तो ये हमारे पास क्या आएगा? जेड की पावर एन प्लस एन सी वन जेड की पावर एन माइनस वन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड प्लस इसी तरह से एन सी टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल्टा जेड का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में डेल्टा जेड की पावर एन माइनस जेड की पावर एन। ये हमारे पास हुआ। अपॉन नीचे क्या आएगा? यहाँ पर डेल्टा जेड। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एन जेड एन माइनस वन प्लस डेल्टा जेड बाई टू एन इंटू एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस टू प्लस डेल्टा जेड की पावर एन माइनस वन। ये कहाँ से आया? जब हमने नीचे डेल्टा जेड से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हुआ? विच इज़ इक्वल टू, अगर हमने डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो लगाया तो ये आएगा एन जेड एन माइनस वन, विच इज़ यूनिक। ये हमारे पास अद्वितीय है। अतः दैट इज़ एफ डैश जेड जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए विद्यमान है। क्योंकि ये फाइनाइट और यूनिक आ गया ना, तो ये परिमित मान के लिए विद्यमान है। इसलिए एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर सर्वत्र
अवकलनीय है। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, अवकलनीय है। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो ये हमारी इस तरह से जो थ्योरम थी, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास अब हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम क्या है? परिमित अवकलज के लिए परिमित अवकलज के लिए मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। Continuity is a necessary condition but not a sufficient condition for the existence of a finite derivative। प्रूफ इसका क्या है? सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे कि परिमित अवकलज के लिए, फाइनाइट डेरिवेटिव के लिए कंटिन्यूटी हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। माना कि एफ जेड कोई सम्मिश्र फलन है तथा Z0 कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट है। अब तब क्या होगा? एफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो इज इक्वल टू, अब हम इसको डिफरेंशिएबल बनाना है तो ऊपर नीचे जेड माइनस जेड ज़ीरो से गुणा कर दें, माइनस एफ जेड ज़ीरो अपॉन जेड माइनस जेड ज़ीरो इंटू जेड माइनस जेड ज़ीरो। ऊपर नीचे मैंने इसको गुणा कर दिया। अब लिमिट लगा देंगे हम। दैट इम्प्लाइज लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू ज़ीरो, मॉडुलस लगा देंगे, एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड ज़ीरो एफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो अपॉन जेड माइनस जेड ज़ीरो जेड माइनस जेड ज़ीरो इंटू लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड ज़ीरो जेड माइनस जेड ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एफ डैश जेड ज़ीरो इंटू ज़ीरो which is equal to 0 because f dash z0 is finite. That implies fz point z is equal to z0 पर कंटिन्यूस है, यानी सतत है। ठीक है, अब इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन तो है पर ये सफिशिएंट नहीं है।
अर्थात यदि फलन एफ जेड बिंदु z इज इक्वल टू z0 पर कंटिन्यूस है तो इस बिंदु पर अवकलनीय होना आवश्यक नहीं। अगर ये कंटिन्यूस है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है हमारे पास एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र संतत है, किंतु इसका अवकलज मतलब इसका डिफरेंशियल केवल ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगा। इसका अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। सर्वत्र संतत है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, बट इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट द ओरिजिन। इसका जो डेरिवेटिव है केवल ओरिजिन पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे। हमारे पास क्या फंक्शन दिया है? एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब मॉड जेड स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ये क्यों कंटिन्यूस है एवरीवेयर? क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है। अब ये हमारे पास कंटिन्यूस है, तो दैट इम्प्लाइज मॉड जेड स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूस। एवरीवेयर, ठीक है। अब हम दोबारा से इसका डिफरेंशिएबल निकालें। तो डिफरेंशिएबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं? जेड प्लस डेल्टा जेड होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टी लिख दी, डेल्टा जेड विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो जेड प्लस डेल्टा जेड। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके खोल दिया, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने इसको खोला, तो ये क्या आएगा हमारे पास? जेड, ये जो हमारे पास है जेड प्लस डेल्टा जेड बार, ये हो जाता है जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार। तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो ये आया जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार प्लस हमारे पास आया जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने डेल्टा जेड, इसको जब हमने खोला इस वाले को यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आएगा? जेड जेड बार प्लस जेड बार डेल्टा जेड। ये जेड बार को हमने इससे खोला, तो जेड जेड बार प्लस जेड बार डेल्टा जेड प्लस जेड डेल्टा जेड बार
प्लस डेल्टा जेड बार, ये हमारे पास आ जाएगा। और इनमें हमने जब डेल्टा जेड से डिवाइड किया और ये डेल्टा जेड बार से डेल्टा जेड बार कैंसिल हुआ, जब हमने इसको डिवाइड किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आई। अब चूँकि डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो है, दैट इम्प्लाइज डेल्टा जेड बार भी ज़ीरो टेंडिंग टू ज़ीरो होगा, डेल्टा जेड बार टेंडिंग टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो केस आएंगे। ये जो हमारे पास टर्म बची है, अब इसमें हमारे पास दो केस आएंगे या दो स्थितियां होगी। अब दो स्थितियां होगी। पहली केस फर्स्ट क्या है, क्या है, वास्तविक अक्ष के अनुदिश। मतलब रियल एक्सिस की दिशा में जब डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो है तब डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा जेड टेंडिंग टू डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स हो रहा है, जबकि डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो है तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स हो रहा है। तो यहाँ पर ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि बार में हमेशा इमेजिनरी माइनस में होता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो विच इज़ इक्वल टू 1। अतः क्या आया हमारे पास में, एफ डैश जेड इज इक्वल टू कितना आया, जेड बार प्लस जेड। अब केस सेकंड हमारे पास, केस सेकंड में क्या है, माना कि लेट काल्पनिक अक्ष के अनुदिश, पहले हमने वास्तविक अक्ष के अनुदिश लिया था, अब हम काल्पनिक अक्ष के अनुदिश लेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो होता है, तब क्या आएगा, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा आइटा ऑफ डेल्टा वाई। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस आइटा डेल्टा वाई अपॉन आइटा डेल्टा वाई। क्योंकि यहाँ जेड बार है तो वो माइनस में हो जाता है और नीचे डेल्टा जेड है तो ये डेल्टा आई वाई हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई, डेल्टा वाई से ये डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ था। अतः तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास में, एफ डैश जेड इक्वल टू जेड बार प्लस माइनस 1 जेड विच इज़ इक्वल टू जेड बार माइनस जेड। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी समीकरण है दिस, और ये जो हमारी समीकरण है दिस, इन दोनों समीकरण में मान सेम नहीं है। तो इससे क्या है, ये इस एफ डैश जेड क्या है, सेम नहीं है। लैंग्वेज में लिखेंगे जिससे स्पष्ट है कि एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक। मतलब अद्वितीय नहीं है,
मात्रा गलत लगी है, अद्वितीय नहीं है। ठीक है, दैट इज, अतः एफ डैश जेड जेड इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए अवकलनीय नहीं है। जब z इक्वल टू 0 है तब एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 यूनिक है। जिससे क्या प्रूव होता है, फंक्शन एफ जेड जेड इज इक्वल टू 0 पर तो अवकलनीय है, किंतु z इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास जो ये थ्योरम थी कि यहाँ जो हमारे पास थ्योरम थी, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। तो थ्योरम क्या थी कि फलन एफ जेड जेड स्क्वायर सर्वत्र कंटिन्यूअस है, किंतु इसका अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। तो ये हमारे पास, ये अभी हमने प्रूव किया, तो ये कंटिन्यूअस तो था मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, लेकिन केवल एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 यूनिक कहाँ पर है, केवल जेड इज इक्वल टू 0 पर, उसके अलावा ये कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम सिद्ध होती है। थैंक यू।